प्रथम प्रश्न पत्र। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के कार्य, इल्तुतमिश की परेशानियाँ, इल्तुतमिश की मूल्यांकन आदि का आज हम अध्ययन करेंगे। हमने पहले भी इल्तुतमिश के बारे में बता दिया कि पूरे इल्तुतमिश के पूरे कार्यकाल को हम तीन वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। इल्तुतमिश, विद्यार्थियों आपको पता होगा, इल्तुतमिश सल्तनत काल का द्वितीय महत्वपूर्ण शासक है। इल्तुतमिश की बात करें तो गुलाम वंश अथवा मामूलक वंश का ये एक महत्वपूर्ण शासक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो उसमें इल्तुतमिश का नाम लिया जाता है। इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन की बात करें हम तो इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन मीना सिराज तबकात नासरी के अनुसार इल्तुतमिश इल्बारी सरदार आलम खां का लड़का था। बचपन से ही इल्तुतमिश अत्यधिक सुंदर, होनहार था। उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। उसके भाइयों ने उसे घोड़े के व्यापारी को बेच दिया और बिकता हुआ अंत में गोरी के पास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीद लिया गया। ऐबक उसके पराक्रम और एवं स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे सरे जानदार, बाद में अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया। 1205 ईस्वी की बात है। गोरी जब खोखरों के विरुद्ध अभियान कर रहा था तो इल्तुतमिश ने उसमें असाधारण पराक्रम का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक को सलाह दी कि वह इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करे तथा उसे दास्तान से मुक्त करे। ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्तान से मुक्त कर दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया। जब ऐबक की मृत्यु हुई उस समय बदायूं में था। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। आराम शाह को लाहौर में सुल्तान बना दिया गया। दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। वह दिल्ली आया और दिल्ली आकर सुल्तान का पद ग्रहण किया। आराम शाह को पराजित कर सुल्तान पद को सुदृढ़ किया। अब इल्तुतमिश के सामने काफ़ी कठिनाइयाँ थीं। कठिनाइयों की बात करें उसके लिए ये ताज शांतिपूर्वक नहीं रहा। कठिनाइयों में पहली कठिनाई की बात करें तो तुर्क अमीरों की समस्या। तुर्क अमीरों में बात करें ताजुद्दीन यालदोज, नासिरुद्दीन कुबाचा और अली मर्दान का प्रमुख थे। दूसरी की कठिनाई की बात करें तो सेना का विश्वास प्राप्त करना, हिंदू सरदारों की समस्या, उत्तरी पश्चिमी सीमा की समस्या, कमजोर राज्याधिकार, खोखरों की समस्या। तुर्क अमीरों की समस्या के अंदर हम तीन प्रमुख तुर्क अमीर थे जो उसके समकक्ष थे। उनको लेकर उसे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। ऐबक को भारत में नवस्थापित तुर्क राज्यों को संगठित करने का समय नहीं मिला था। उसकी मृत्यु के बाद नियुक्त तुर्क अमीर दिल्ली के सिंहासन को हथियाने के लिए तथा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए षड्यंत्र करने में लगे हुए थे। बहुत से सरदार जो गोरी और ऐबक के समय इल्तुतमिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। इल्तुतमिश को सुल्तान बन जाने से वे संतुष्ट नहीं थे। इन तुर्क सरदारों की मांग थी कि दिल्ली के प्रशासन पर सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्की सरदारों को नियुक्त किया जाए, भारतीय मुसलमानों को ऊंचे पद नहीं दिए जाए। सिंध और मुल्तान का सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसने बठिंडा, सुरसती, कुहराम, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। वह अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था। ताजुद्दीन यालदोज गजनी पर दावा प्रस्तुत करने लगा। भारतीय प्रदेशों पर पुनः अपना गजनी का दावा प्रस्तुत करने लगा। इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए राज के चिन्ह भिजवा दिए। परिस्थितियों की व्यवस्था देखते हुए इल्तुतमिश ने अपमान सहन कर उसके चिन्हों को स्वीकार करना भी पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल पर
अली मर्दान खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। बिहार के खिलजी सरदार मलिक ने भी अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार इल्तुतमिश के समय इन तुर्क सरदारों की समस्या महत्वपूर्ण थी। इन तुर्क सरदारों को परास्त करके दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत लाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। सेना का समर्थन अथवा विश्वास प्राप्त करना इल्तुतमिश के सामने दूसरी समस्या थी। संयोग की बात है कि दिल्ली में तैनात तुर्क सेना के जिस सेनानायक अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था, अब वह इल्तुतमिश का विरोधी बन गया था और तुर्क सेना अभी भी उसके नियंत्रण में थी। अतः तुर्क सेना को नियंत्रण में लाना उसके लिए दूसरा दुष्कर कार्य। तीसरा, हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक चुकाने का वचन दिया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद बहुत से सरदार विद्रोही हो गए और कर भेजना बंद कर दिया। कई क्षेत्रों से राजपूत सरदारों ने संगठित होकर अपने आप को तुर्क अधिकारियों से स्वतंत्र कर लिया। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। उनकी स्वतंत्रता दिल्ली के तुर्क राज्य के लिए गंभीर संकट थी। अतः हिंदू सरदारों को पुनः दिल्ली सल्तनत में लाना एक महत्वपूर्ण समस्या। उत्तरी पश्चिमी सीमा की समस्या। उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा भी एक गंभीर चुनौती थी। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को पराजित कर दिया था। ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु तट पर आ पहुंचा और मंगोल नेता चंगेज खां उसका पीछा करते करते किसी भी समय भारत में आ सकता था। अतः मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाना इल्तुतमिश के लिए बहुत ही कठिन कार्य था। कमजोर राज्य अधिकार। इल्तुतमिश एक दास था, अतः विशुद्ध तुर्क सरदारों की दृष्टि में उसका साम्राज्य पर अधिकार एक अनुचित बात थी। वे उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इस्लामी कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमजोर थी। धार्मिक नेताओं का व्यवहार उसके पक्ष में नहीं था। अतः इल्तुतमिश ने अपने राज्याधिकार को सुदृढ़ बनाने की भी एक समस्या थी। खोखरों की समस्या। झेलम और सिंध के मध्य क्षेत्र में लड़ाकू खोखरों की आरंभ से शत्रुता चली आ रही थी। खोखरों की शत्रुता के कारण उत्तरी पश्चिमी सीमा असुरक्षित प्रतीत होने लगी थी, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह ने खोखरों से मैत्री करके दिल्ली के अधीन वाले कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार दिल्ली का ताज उसके लिए कांटों के ताज के समान था, लेकिन अपनी योग्यता, पराक्रम और कूटनीति से समस्याओं पर विजय पाने में इल्तुतमिश सफल रहा। किस प्रकार उसने विजय प्राप्त की, किस प्रकार उसने कार्य किया, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम उसका कार्य था तुर्क अमीरों का दमन करना। द्वितीय कार्य चालीसा का गठन। तीसरा ताजुद्दीन याल्दोज का दमन, नासरुद्दीन कुबाचा का दमन, मंगोल संकट का सामना, बंगाल की विजय, खोखरों का दमन एवं हिंदू और राजपूतों से युद्ध करना। तुर्क अमीरों का दमन। इल्तुतमिश ने आराम शाह पर निर्णायक विजय प्राप्त की। फिर बहुत से तुर्क विरोधी अमीर सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के समीप अपने सैनिक दस्ते एकत्र कर लिए थे। इल्तुतमिश ने इन सरदारों पर अचानक आक्रमण करके उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। अधिकांश विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी, तराई के क्षेत्रों में स्थित तुर्क और हिंदू सरदारों को दमन करके उन्हें अपनी अधीनता मानने के लिए विवश किया। चालीसा का गठन। तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से
इल्तुतमिश ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक दल बनाया। चूंकि इस दल में 40 लोग सम्मिलित किए गए, इसलिए इसे 40 दास अमीरों का दल अथवा तुर्कान ए चहलगानी भी कहा गया। इन लोगों को प्रशासन में मुख्य पदों पर नियुक्त किया। चूंकि दल के सदस्यों की उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर निर्भर थी, अतः वे लोग हमेशा उसके प्रति निष्ठावान बने रहे। विद्यार्थियों, अगर तुर्कान चहलगानी की बात की जाए तो इसके अंदर इल्तुतमिश का नाम आता है। तीसरा काम, ताजुद्दीन याल्दोज का दमन। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तब गजनी के शासक याल्दोज ने इसे गजनी के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवाए थे। चूँकि इस समय इल्तुतमिश याल्दोज से शत्रुता मोल लेने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने राजकीय चिन्ह स्वीकार कर लिए, परंतु अपमान का बदला लेने की ताक में था। उधर याल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर, पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। इल्तुतमिश ने इस अवसर पर तटस्थता की नीति अपनाई और अवसर पाकर सुरसती, कोहराम और बठिंडा पर अपने अधिकार जमा लिए। 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह ने याल्दोज को पराजित करके गजनी से खदेड़ दिया। याल्दोज भागकर लाहौर आ गया। उसने थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसका इरादा दिल्ली पर आक्रमण करने का था, अतः इल्तुतमिश ने स्थिति को अपने अनुकूल पाकर आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें याल्दोज पराजित हुआ, बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद याल्दोज का वध कर दिया गया। इस विजय से इल्तुतमिश को 2 लाभ हुए। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सिंहासन का दावेदार समाप्त हो गया। दूसरा, भारत में मुस्लिम राज्य गजनी के प्रभुत्व से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। अब उसके लिए जो नेक्स्ट समस्या थी वह कुबाचा का दमन। कुबाचा का दमन नासिरुद्दीन कुबाचा गोरी का एक दास था। ऐबक की भांति उसने भी अपने स्वामी की सेवा की थी। गोरी ने उसे उच्च का सूबेदार नियुक्त किया था। कुबाचा ने अपनी योग्यता तथा पराक्रम से मुल्तान, सिविस्तान, समस्त सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह भी किया और ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राजचिन्ह धारण कर लिया। इल्तुतमिश के लिए यह प्रबल प्रतिद्वंदी था। गजनी के शासक याल्दोज ने उससे लाहौर छीन लिया, परंतु याल्दोज इल्तुतमिश के हाथों पराजित हो गया। तो स्थिति का लाभ उठाकर कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार जमा लिया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके उससे लाहौर छीन लिया। पराजित कुबाचा ने उस समय इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। फिर भी कुबाचा एक स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करता रहा। इल्तुतमिश को भी उससे भय बना रहा। इसी बीच चंगेज का से पराजित होकर ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मकबरनी जब भागकर पंजाब आ पहुंचा तो कुबाचा के राज्य में लूटमार करके उसे भारी क्षति पहुंचाई। उधर मंगोलों ने मुल्तान में लूटमार करके उसको क्षति पहुंचाई। जलालुद्दीन और मंगोलों की वापसी के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर एक साथ सिंध और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा निराश हो गया। उसने भागकर सिंध के दुर्ग में आश्रय लिया। उच्च और मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इसके बाद सेनानायक जुनैदी को बक्कर का घेरा डालने का काम सौंपा गया। 2 माह की घेराबंदी ने कुबाचा की स्थिति को और गंभीर बना दिया। उससे संधि की याचना की, परंतु इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। इससे कुबाचा को संदेह उत्पन्न हो गया। एक दिन नाव में बैठकर भाग निकला, परंतु उसकी नाव डुबो दी गई। कुबाचा का अंत हो गया। इस प्रकार इल्तुतमिश को
अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से भी छुटकारा मिल गया। सिंध, उच्च, मुल्तान, पंजाब जैसे विस्तृत क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। दिल्ली सल्तनत की शक्ति और साधनों का विकास हुआ। मंगोल आक्रमण का संकट। 1221 में इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण का भयंकर संकट आ खड़ा हुआ, जिससे उसने अपनी कूटनीति प्रतिभा के द्वारा दूर करने में सफलता प्राप्त की। मध्य एशिया के रेगिस्तान में बसने वाली मंगोल जाति को चंगेज खान ने संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया, फारस को पदाक्रांत करके विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इल्तुतमिश के विवरणों से पता चलता है कि मंगोलों में भयानक बर्बरता और रक्त पिपासा विद्यमान थी। चंगेज की मंगोल सेना के सामने ख्वारिज्म का शक्तिशाली साम्राज्य धराशायी हो गया। ख्वारिज्म का शाह कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया। उसका युवराज जलालुद्दीन मकबरनी भारत की ओर चला आया। युवराज का पीछा करते हुए मंगोल भी भारत की ओर आ गई। जलालुद्दीन ने कुबाचा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। बाद में पंजाब के खोखरों से मित्रता स्थापित करके पंजाब पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद इल्तुतमिश की सेवा में अपना राजदूत भेजकर मंगोलों के विरुद्ध सहायता की अपील की। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश की धार्मिक भावनाओं को उभारने का प्रयास किया। इल्तुतमिश के सामने दुविधापूर्ण स्थिति आ खड़ी हुई। एक स्वधर्मी शरणार्थी युवराज को सहायता न देने से मुस्लिम जगत में उसकी बदनामी होना निश्चित थी, परंतु सहायता देने का अर्थ बर्बर चंगेज खां को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए भड़काना था, क्योंकि चंगेज खां एक तटस्थ राज्य पर अधिकार करना नहीं चाहता था। इसलिए अभी तक उसने सिंधु नदी को पार नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीति सूझबूझ से काम लिया। विनम्रतापूर्वक जलालुद्दीन को कहला के भिजवा दिया कि भारत की गर्म जलवायु आपके निवास के अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब खाली करके वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने भावी युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए जोर शोर के साथ सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। जलालुद्दीन ने स्थिति को परख कर इल्तुतमिश से टकराना उचित नहीं समझा और कुबाचा के राज्य में लूटमाट करके 1224 ईस्वी में फारस की तरफ भाग गया और उसके लौटते ही मंगोलों ने भी भारत छोड़ दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने सल्तनत को मंगोलों के विनाश से बचा लिया। कुबाचा की शक्ति कमज़ोर हो जाने से उसे अपने राज्य का विस्तार करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। बंगाल की विजय। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल का सूबेदार अली मर्दान का स्वतंत्र शासक बन बैठा। उसने दिल्ली को वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की दृष्टि से उसने अनेक खलजी सरदारों को क्रूरता के साथ दमन किया, बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। परिणाम स्वरूप अधिकांश खलजी सरदार शत्रु बन गए। उन्होंने अली मर्दान खां का वध कर दिया। उसके बाद इसामुद्दीन एवाज को अपना शासक बनाया। एवाज ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। एवाज ने बिहार पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कायम किया। इसके बाद पड़ोसी हिंदू सरदारों जाजनगर, तिरहुत, कामरूप के विरुद्ध सफल अभियान किए। इन विजयों से उसकी स्थिति और सुदृढ़ हो गई। उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। इल्तुतमिश से पूर्वी भारत पर निगाहें रखे हुए था, परंतु उत्तरी पश्चिमी संकट के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। चंगेज खां की वापसी से राहत मिलते ही उसने शक्तिशाली सेना के साथ पूर्व की ओर अभियान किया। बिना किसी प्रतिरोध और दक्षिणी बिहार पर उसने अधिकार कर लिया। बाद में वह बंगाल की तरफ बढ़ा। यद्यपि एवाज ने युद्ध की तैयारी कर रखी थी, परंतु ठीक समय पर उसने अपना निर्णय बदल दिया और इल्तुतमिश के साथ संधि कर ली। संधि के अनुसार एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, शासक के राज के चिन्हों और उपाधियों को भी त्याग दिया।
इससे संतुष्ट होकर इल्तुतमिश लौट आया। लौटते समय मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। परंतु जब इल्तुतमिश वापस लौटा तो एवाज ने बिहार पर आक्रमण कर दिया, मलिक जानी को खदेड़ दिया। इससे क्रोधित होकर इल्तुतमिश ने अपने लड़के नासरुद्दीन महमूद, जो कि अवध का सूबेदार था, एवाज खां के विरुद्ध भेजा, सैनिक कार्रवाई करने को आदेश दिए। नासरुद्दीन महमूद शाह एक योग्य पराक्रमी युवक सेना नायक था। अवध के हिंदू सरदारों का दमन करके काफ़ी यश कमाया था। 1226 में जब एवाज पूर्व की ओर किसी युद्ध में उलझा हुआ था, नासरुद्दीन महमूद ने अचानक तेजी से एवाज की राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उस पर अधिकार जमा लिया। एवाज ने पलटकर नासरुद्दीन पर आक्रमण किया, परंतु वह युद्ध में मारा गया और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने बंगाल का शासन भी महमूद को सौंप दिया, परंतु 1529 में अचानक इस प्रतिभावान राजकुमार नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई। खलजी सरदारों ने पुनः विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अतः 1230 में इल्तुतमिश को पुनः अभियान करना पड़ा और बंगाल पर पुनः दिल्ली का शासन कायम हो गया। मलिक जानी को वहाँ का सूबेदार नियुक्त करके वापस सुल्तान दिल्ली लौट आए। पंजाब के खोखरों का दमन। शेफुद्दीन ने पंजाब के खोखरों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। दूसरी तरफ इल्तुतमिश ने कुबाचा से पंजाब का अधिकांश क्षेत्र जीत लिया, परंतु शेफुद्दीन और खोखरों की लूटमार तथाओं से पंजाब की व्यवस्था फैल गई थी। अतः इल्तुतमिश ने उनका दमन करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। संघर्ष के बाद खोखरों का दमन कर दिया गया। शालकोट, जालंधर, नंदना आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। खोखरों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में नई सैनिक चौकियां कायम की गई। नासरुद्दीन एततगीन को नंदना में नियुक्त किया गया। खोखरे के गांव तुर्क अमीरों को जागीर में दे दिए गए। इससे शांति व्यवस्था कायम हुई और खोखरों का दमन हुआ। राजपूत और हिंदी शासकों से युद्ध करना। गौरी के मृत्यु के बाद हिंदू और राजपूत शासक पुनः शक्तिशाली बन बैठे, क्योंकि ऐबक को अपने अल्प शासन काल में उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का समय नहीं मिला। इल्तुतमिश भी 1225 ईस्वी तक विभिन्न समस्याओं में फंसा रहा। इसके बाद उसके राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का निश्चय किया। 1226 में उसने राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। 1230 ईस्वी तक उसकी सेनाओं ने जालोर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़ तथा सांबर को जीत लिया। इनसे कुछ राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और जालोर तथा कुछ अन्य राज्यों को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने, वार्षिक कर चुकाने की शर्त पर उनके शासकों को लौटा दिया गया। इन विजयों से उत्साहित होकर 31 में ग्वालियर पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया गया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 1234 में नागदा पर अधिकार किया। 34-35 में ही इल्तुतमिश ने मालवा पर अधिकार किया और बिलसा में सुल्तान ने 300 वर्ष प्राचीन एक भव्य मंदिर को भूमिसात करवा दिया। उज्जैन की भी लूटमाट कर पर्याप्त धन प्राप्त किया। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बयाना पर हुआ। मार्ग में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह वापस लौट आया। इस प्रकार उसने हिंदुओं के अनेक छोटे बड़े ठिकाने और काफ़ी क्षेत्रों पर अधिकार किया। खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपनी सैनिक योग्यता के बल पर सिंहासन के अन्य दावेदारों को परास्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था, फिर भी इस्लामी कानून के हिसाब से उसका राज्य अधिकार दुर्बल था, क्योंकि वह एक दास रह चुका था। अतः उसने बगदाद के खलीफा, जिसे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी शासनाधिकारी माना जाता था, से अपने आप को वैधानिक मान्यता प्राप्त करने का निवेदन किया। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल इमाम मुस्तफिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर लिया।
नासिर अमीर उल मोमिनीन अर्थात खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की। उसके लिए खिल्लत भी भेजी। खिल्लत का अर्थ बच्चों पोशाक होता है। इस घटना से अत्यधिक महत्व है। खलीफा की स्वीकृति से उसका पद वैधानिक हो गया और मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञा की अवहेलना धर्म की अवहेलना के समान हो गई। अब उन लोगों का मुंह बंद करना आसान हो गया जो उसे दास मानकर उसके राज्याधिकार की आलोचना करते थे। खलीफा द्वारा प्रदत्त सम्मान से मुस्लिम जगत में इल्तुतमिश का मान और सम्मान बढ़ा। बयाना अभियान के बाद इल्तुतमिश बीमार हो गया और वह ठीक नहीं हो पाया। उसकी बीमारी बढ़ती गई और अंत में अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के साम्राज्य की बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक उसका साम्राज्य फैला था। इल्तुतमिश ने अपनी सैनिक सफलताओं और कूटनीति के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। डॉक्टर R.K. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास सही अर्थों में इल्तुतमिश से आरंभ होता है। इल्तुतमिश का चरित्र एवं मूल्यांकन। इल्तुतमिश एक योग्य सुल्तान था। इल्तुतमिश के अंदर योग्य सुल्तान के सभी गुण विद्यमान थे। मीना सिराज लिखता है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह इतना योग्य, परोपकारी, सहानुभूति रखने वाला और विद्वानों का आदर करने वाला कोई सुल्तान नहीं हुआ। वास्तव में इल्तुतमिश एक स्वस्थ, सुंदर, साहसी, पराक्रमी व्यक्ति था। वह एक उदार और धर्मपरायण शासक था। इन्हीं गुणों के कारण एक सामान्य दास की स्थिति से उन्नति करते हुए सुल्तान बना। उसने भारत के नवोदित मुस्लिम राज्यों को छिन्न भिन्न होने से बचा लिया। उसे ऐसा ठोस आधार प्रदान किया जिसके परिणाम स्वरूप आने वाली सदियों में भी उसका अस्तित्व बना रहा। उलेमाओं मौलवियों के प्रभाव के कारण अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का बन गया। कभी कभी गैर मुसलमानों पर अत्यधिक अत्याचार भी कर बैठता, परंतु उसके इस कार्यों से उसे मुस्लिम जगत का सहयोग मिला। उसकी योग्य सुल्तान की बात करें तो उसने तुर्कान चहलगानी, सेना का संगठन, मुद्रा व्यवस्था की स्थापना जिसमें उसने तांबे और जितल की मुद्राएं चलाई, यह भी उसके योग्य सुल्तान का परिचय देते हैं। अतः इल्तुतमिश निसंदेह एक योग्य सुल्तान था। कुशल कूटनीतिज्ञ। इल्तुतमिश एक कूटनीतिक था। जब यालदोज ने उसे राज्य चिन्ह भेंट किए तो उसने उसको चुपचाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। परंतु बाद में अवसर का लाभ उठाते हुए उसने यालदोज का दमन किया। इसी प्रकार अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए उसने जलालुद्दीन मकबरनी को बड़े सम्मान से उसने कहा कि यहाँ का मौसम आपके अनुकूल नहीं है, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जलालुद्दीन मकबरनी जैसे ही लौटा तो भारत पर मंगोलों की आक्रमण की समस्या समाप्त हो गई। तो अपनी कूटनीति के द्वारा उसने दिल्ली सल्तनत को बचाया, अपने प्रतिद्वंदी का अंत किया और दिल्ली सल्तनत को बचाया और इसे सुसंगठित करने का प्रयास किया। तो यह भी हम कहते हैं कि निस्संदेह इल्तुतमिश एक कूटनीतिक व्यक्ति था। रचनात्मक प्रशासक। इल्तुतमिश रचनात्मक प्रशासक था। इल्तुतमिश ने शासन संस्थाओं का निर्माण नहीं किया। वह रचनात्मक प्रतिभा संपन्न राजनीतिक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर निजमी लिखते हैं कि इक्ता शासन व्यवस्था, सुल्तान की सेना निर्माण करने का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदत्त किया। उसने मुद्रा में सुधार किया, इसे सभी स्वीकार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधारों के प्रति जागरूकता उसने विद्रोहियों और उपद्रवकारियों की शक्तियों को दमन करके दिल्ली सल्तनत में शांति व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया और इसमें सफल रहा। अतः आलोचक कुछ भी कहे, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि इल्तुतमिश एक रचनात्मक प्रशासक था।
जिसका परिचय उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी सैनिक व्यवस्था, शासन में एकता व्यवस्था आदि के द्वारा हम कह सकते हैं। विद्वानों का आश्रयदाता। इल्तुतमिश लंबे समय तक युद्धों में व्यस्त रहा, फिर भी उसने कला साहित्य को प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं रखी। उसने उदारतापूर्वक धर्मात्मा विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। मंगोल आक्रमणों से मध्य एशिया से भागकर आने वाले विद्वानों और तथा अधिकारियों को अपनी सेवा में रखकर उनका सम्मान किया। इतिहासकार मीना सिराज और रूहानी भी उसके संरक्षण में थे। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की। भवन निर्माण में भी उसकी रुचि थी। उसने ऐबक के द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरी करवाया। कुछ मस्जिदों का निर्माण भी उसने करवाया। अतः इल्तुतमिश विद्वानों का आश्रयदाता भी था। न्यायप्रिय शासक। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसकी न्यायप्रियता की बहुत प्रशंसा की। उसके विवरण से पता चलता है कि राजमहल के बाहर कई घंटे लगवा दिए गए थे। कोई भी फरियादी इन घंटों को बजाकर सुल्तान के आने पर अपनी फरियाद कर सकता था, परंतु जहाँ तक हिंदुओं के प्रति उसकी नीति और न्यायप्रियता का सवाल है, उस आधार पर उसे एक न्यायप्रिय सुल्तान कहना न्याय संगत नहीं है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक। भारतीय इतिहास में इल्तुतमिश को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत में मुस्लिम राज्यों को सुरक्षित बनाकर उसे ठोस आधार प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश ने गोरी द्वारा भारत में विजित कमजोर तरीके से जोड़े गए प्रदेशों के समूह को सुसंगठित राज्य में परिवर्तित कर दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, परंतु प्रोफेसर हबीबुल्लाह डॉक्टर श्रीराम शर्मा उसे गुलाम वंश के शासकों में प्रथम स्थान प्रदान नहीं करते। उनके मतानुसार दावेदार सुल्तान बलबन है। सर वुजले हेग ने लिखा है कि इल्तुतमिश ही दार सुल्तानों में सबसे उच्च पद ग्रहण करने वाला अधिकारी है, क्योंकि उसे ऐबक की भांति गजनी साम्राज्य का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। उसने भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी सूझबूझ एवं पराक्रम से सफलता प्राप्त की। उसने न केवल दिल्ली राज्य को सुदृढ़ बनाया, अपितु उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। विद्यार्थियों, हमने इल्तुतमिश की कठिनाइयों, उसके द्वारा किए गए कार्यों का हमने इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया। अब आगे की वीडियो में हम शमशी वंश के शासक इल्तुतमिश के वंशक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।